आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज इस वीडियो में मैं अपनी एक छोटी सी कोशिश लेके आया हूं, जिस कोशिश में मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको मैं इस टॉपिक पे जो कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इन डेप्थ एनालिसिस दे पाऊं। इस वीडियो को लेक्चर की तरह ट्रीट मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इसको उस तरह से बनाया नहीं है और ना ही मैं उस तरह से डिस्कस करूंगा आज इसको। इस वीडियो को एक डिस्कशन समझ लेना, मैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं जिसमें मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करने आया हूं। ये टॉपिक जो है, ये जो नेचर ऑफ टॉपिक है, इसका बड़ा ही एम्बिग्यूअस नेचर ऑफ टॉपिक है। इसमें एक सटीक चीज बता पाना कुछ कुछ जगहों पे डिफिकल्ट है, बट कुछ जगह पे सटीक चीज बता पाना उतना ही आसान है। इसके बीच में कोई जगह नहीं है कि मैं आपको कोई ग्रे एरिया प्रोवाइड करवा दूं। पिछले वीडियो में जहां मैंने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, उसमें कुछ लूज एंड्स रह गए थे, क्योंकि मैंने थ्योरी तो पूरी डिस्कस कर दी थी, एक सैंपल पैसेज ही मैंने हर टॉपिक के साथ डिस्कस कर दिया था, बट फिर भी वहां कमी ये रह जा रही थी कि अगर मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करके दिखाता कि एग्जाम में ऐसा आ सकता है जिसकी वजह से ऐसा आंसर हो सकता है, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आती, जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू उस कमी को पूरा करना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो। मैं आई बटन में उसको लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। बट ये वीडियो आपको एक अच्छा आइडिया इस टॉपिक के बारे में दे देगा। और रही बात एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन से, तो मेरा ये वीडियो एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से ही बना रहा हूं, सो दैट आप एग्जाम में किस तरह से अटेम्प्ट कर पाओ इस सवाल को, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो, हमारे सामने यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं: न्यूज रिपोर्ट, न्यूज आर्टिकल, एडिटोरियल आर्टिकल, मैगजीन आर्टिकल, प्रेस रिलीज, जनरल या फिर पब्लिक या गवर्नमेंट रिलीज। इन 6 तरीकों में अलग अलग डिफरेंस जो है मैं एक मोटे मोटे तौर पे अभी आपको बता देता हूं। न्यूज रिपोर्ट क्या है? एकदम सटीक फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है कि क्या हुआ है। वो आपको केवल रिपोर्ट दिया कि भैया देखो ये हुआ है, और वो आगे बढ़ जाता है। न्यूज आर्टिकल में क्या होता है, थोड़ा सा एकदम 1 पैसे का डिफरेंस ये आता है कि इसमें थोड़ा सा ओपिनियन शायद आ जाए। जैसे बताया चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, अब मैंने साथ में ये भी लिख दिया कि इस लॉन्च से हमें ये फायदे हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, मैंने अपना ओपिनियन आगे डाल दिया, तो वो न्यूज आर्टिकल हो जाएगा। पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों को मैं एक ही मान लेता हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में न्यूज रिपोर्ट, न्यूज आर्टिकल को बहुत तरीके से बाइफरकेट करने में डिफिकल्टी आ सकती है। आप घर पे तो आराम से पढ़ लोगे, समझोगे और ढूंढोगे कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर आप आंसर गलत मार्क करने के बाद सही आंसर उस पर सही बैठाने की कोशिश भी करोगे। बट ऐसा एग्जामिनेशन में तो कर नहीं पाओगे, वहां पे तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि जो एग्जामिनर है वो भी आपको ऐसे सवाल नहीं देगा कि न्यूज रिपोर्ट, न्यूज आर्टिकल में डिफ्रेंशिएट करने को बताए। साथ ही साथ जब मैं इसको इन डेप्थ पढ़ता हूं, मैं जितना भी रीडिंग करता हूं, तो मेरे हिसाब से जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके सीजीएल में आया था न्यूज आइटम के तौर पे, वो एकदम सटीक प्रेजेंटेशन था। तो न्यूज रिपोर्ट, न्यूज आर्टिकल, इसमें से अगर एक आए एग्जाम में तो फिर एकदम आराम से आप दोनों को एक ही मान के मार्क कर सकते हो। फिर आती है बात एडिटोरियल की। एडिटोरियल का फंडा क्या है, देखो समझो। अखबार किसी पब्लिक पॉलिसी के स्टैंड के अगेंस्ट है कि फॉर है कि न्यूट्रल है, वो अखबार का ओपिनियन को एडिटोरियल कहते हैं। यानी पूरे एडिटर का जो बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ एडिटर है वहां पे, उनका क्या मानना है किसी टॉपिक के हिसाब से, उसको एडिटोरियल कहते हैं। बट आप इसको भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे कैसे? तो इसमें समझो, एकदम स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन होता है, एकदम सटीक बात हो रही होती है, और एक बढ़िया हिंट ये निकल के आता है एडिटोरियल का कि मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम में, 100% नहीं कह रहा हूं, मैक्सिमम में एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल बात हो रही होती है। इन तीनों में से एक के बारे में बात हो रही होती है। अक्सर पब्लिक पॉलिसी के बारे में ही हम लोग कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं। उसके अलावा क्या होता है एडिटोरियल में, कोशिश ये होती है कि आपको अपने आर्टिकल के एंड तक आते आते जो अखबार है वो अपना ओपिनियन आप पे थोपने की कोशिश करता है। ये एडिटोरियल की कोशिश होती है, ठीक है, और एकदम सही है, ये ऐसा ही होता है। बाकी न्यूज में क्या होता है कि जो फैक्ट हुआ मेंशन कर दिया, सरकार ने स्कीम लॉन्च करी, सरकार ने मीटिंग करी, सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट किया, तो वो एक्सप्रेस कर दिया। पर एडिटोरियल में उसके आगे जाके, उसके डिटेल में जाके एक पर्सपेक्टिव लाके प्रेजेंट करने की कोशिश करता है ऑथर आपका। अब मैगजीन आर्टिकल के बारे में देखो, समझो क्या है मैगजीन आर्टिकल। क्या कह रहा होता है कि
जहां पे बाकी सारे आर्टिकल जो न्यूज रिपोर्टिंग है, जो एडिटोरियल है, वो जहां फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्वालिफाई करती है, मैगजीन आर्टिकल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में क्वालिफाई करती है। दोनों का नेचर ही डिफरेंट है, ठीक है। नेचर से मतलब क्या है, जहां पे आपका न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल फॉर्मल भाषा में लिखा जाता है, मैगजीन आर्टिकल एक जनरल रीडिंग की तरह से निकल के आता है। अक्सर आप जब मैगजीन का आर्टिकल पढ़ोगे, आप एक काम करना, डाउनलोड कर लेना, फ्रंट लाइन डाउनलोड कर लो, वहां से पढ़ो, अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं। इंडिया टुडे की मैगजीन डाउनलोड करके देखो, फ्रंट लाइन ही डाउनलोड कर लेना, आर्काइव जाना, गूगल करना द फ्रंट लाइन आर्काइव, बढ़िया बढ़िया आर्टिकल निकल आएंगे, वहां पढ़ के देखना। अक्सर ऐसा होता है कि मैगजीन आर्टिकल का जो नेचर होता है थोड़ा सा नॉवेल सा फील होता है। जैसे नॉवेल मतलब कि जो किताबें आप पढ़ते हो नॉवेल टाइप की, उसमें जो कहानियां होती है थोड़ा वैसा सा फील होता है। उसमें अक्सर फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से लिखा होता है कि मुझे ऐसा लगता है, आई फील लाइक दिस, आई फाउंड इट लाइक दिस। तो ऐसी वाली फीलिंग थोड़ी सी मैगजीन आर्टिकल में आपको मिल जाती है, जो कि आपको न्यूज वाले पीसेज में, यानी कि न्यूज रिपोर्ट, न्यूज आर्टिकल, एडिटोरियल में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे नेचर ही नहीं है, वहां नेचर ही दूसरा हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है प्रेस रिलीज और पब्लिक रिलीज और गवर्नमेंट रिलीज की। अब एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी ये पूरा एक ही हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में किस तरह का आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी रिलीज जो होती है बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो मेरी कोई बड़ी सी कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी खोली है, मैं अपना सामान बेच रहा हूं, अब उसमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो मैंने एक बढ़िया सा रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट मैंने सारी मीडिया हाउसेस को दे दिया, मैंने ट्विटर पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया, और सभी न्यूज पेपर्स को पब्लिश कर दिया, भेज दिया कि आप छाप सकते हो इसके बारे में। तो ये क्या हो गया, जब कोई रिपोर्ट जिसके बारे में है वो खुद ही लिख रहा होता है तो बेसिकली उसको रिलीज कहते हैं। मैक्सिमम टाइम ये किसी ना किसी अनाउंसमेंट के बारे में होता है, वो अनाउंसमेंट किसी के बारे में भी हो सकती है। दूसरी चीज, इसका टोन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है। क्यों? अब मान लो मेरी कोई अरबों डॉलर की कंपनी है, मतलब मान लो, ठीक है, मानने में क्या जा रहा है, मान तो कुछ भी सकते हो। मान लो मेरी अरबों डॉलर की कंपनी है और पूरी कंपनी में आग लग गई। अब मुझे कोई आगे स्टेटमेंट देना होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक बढ़िया स्टेटमेंट लिखूंगा, बोलूंगा कि भले ही हमारी कंपनी जल गई है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि फिर से हम उतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ले जाएंगे। तो खराब से खराब परिस्थिति में भी जो ये होता है, रिलीज होता है, उसमें अच्छी बात बोलते हो आप। क्यों? क्योंकि हमारा खुद की, हम अपनी बात कर रहे हैं ना, अपने बारे में बुराई थोड़ी ना करो किसी से। तो ये रिलीज की एक स्ट्रांग बात होती है, या तो एकदम न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो, ये दोनों का मिक्सचर हो, ठीक है। अब रही बात प्रेस रिलीज और पब्लिक और गवर्नमेंट रिलीज। जब सरकार अपने बारे में बात कर रही है तो पब्लिक या गवर्नमेंट रिलीज हो गई, जब इन जनरल कुछ बात हो रही तो पब्लिक रिलीज, प्रेस रिलीज हो गई। क्या एग्जाम में ये अलग अलग आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। एग्जाम में या तो गवर्नमेंट रिलीज लिखा होगा, या प्रेस रिलीज लिखा होगा, या पब्लिक रिलीज लिखा होगा। आपको इसको एक ही की तरह ट्रीट करना है, आप इसको अलग अलग ट्रीट करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब अगर समराइज करूं तो ये एक न्यूज आइटम 1 हो गया, 2 हो गया एडिटोरियल, 3 हो रहा है मैगजीन आर्टिकल, और 4 हो रहा है कोई भी रिलीज आपका। तो ये चार चार तरीका निकल के आता है आपका। फिर आपका आ जाएगा जर्नल, आ जाएगा कॉलम, आ जाएगा उसके बाद आपका सर्वे रिपोर्ट आ जाएगा। अब एंडलेस है, ठीक है। एंडलेस इसलिए है कि अगर मैं एडिटोरियल के भी डीप में जाऊं तो और तरह के होते हैं, मैगजीन आर्टिकल के भी डीप में जाऊं और तरह के होते हैं। बट क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको क्या करना है, अल्टीमेटली आपको इतना सीखना है कि एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करके आप मार्क्स उठा ले जाओ। जब गोल वो है तो मीन्स चाहे जो भी हो, आपको गोल अचीव होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब आगे बढ़ने से पहले, आगे मैं कोच क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, आपके सामने पैसेज होगा और पूछूंगा मैं आपसे कहां से उठाया गया है। उसके पहले मैं आपको अपनी बिब्लियोग्राफी बता देता हूं, मैंने वो सारे सवाल कहां से उठाए हैं, जैसे कि आप बिल्कुल भी क्वेश्चन मत करो कि क्या सही में ये उस जगह से उठाए हुए हैं, क्या सही में कोई न्यूज आर्टिकल है, क्या सही में कोई मैगजीन आर्टिकल है। तो मैं बिब्लियोग्राफी पहले से बता देता हूँ, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहां से कॉपी करके गूगल कर लेना तो भी आपको पता चल जाए कहां से है। एक सीजीएल मेंस का क्वेश्चन उठाया हुआ है जो आपका 6 मार्च को आया था, सीधा सीधा वो क्वेश्चन उठाया है, उसको अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस से उठाया हुआ है मैंने, द हिंदू से उठाया हुआ है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से उठाया हुआ है, फ्रंट लाइन से भी उठाया हुआ है। तो इन सब जगहों से मैंने उठाया है, आपके लिए ये कंटेंट लेके आया हूं और इसको डिस्कस करेंगे जिससे थोड़ी क्लैरिटी आए आपको, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। क्लैरिटी आती है वेल एंड गुड, अगर नहीं आ पाती है तो उसमें आप घबराने की जरूरत नहीं है। या तो वीडियो दोबारा देखना, इसलिए दिक्कत होगी कि वीडियो समझ नहीं आया होगा, या दूसरी दिक्कत यह हो सकती है कि आप रीडिंग में कहीं कमजोर, अगर रीडिंग में कहीं कमजोरी है आपकी, रीडिंग प्रैक्टिस में, तो रीडिंग को और इंप्रूव करो ना। जितना पढ़ोगे उतना नेचर ऑफ पैसेज आप अच्छे से असेस कर पाओगे, ठीक है।
चलो पहला हमारा क्या है, ये हमारा पैसेज था, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है आपके, और ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमारा एग्जाम में आया हुआ था। एग्जाम में पूछा क्या है कि पैसेज को क्या इन्फर कर सकते हैं कि मैगजीन आर्टिकल है, न्यूज आइटम है, एडिटोरियल है, गवर्नमेंट रिलीज है। तो देख लेते हैं पैसेज क्या कह रहा है। पैसेज बता रहा है कि इसरो जो है उसने अनाउंस किया एक सक्सेसफुल मिशन, उसने कुछ अनाउंस किया, ठीक है। इसरो चेयरमैन ने क्या कहा कि 3 सैटेलाइट सक्सेसफुली सेपरेट कर दिए गए हैं और ऑर्बिट में भेज दिए गए हैं, कोई बात बता दी। इसरो ने लॉन्च किए 3 स्मॉल सैटेलाइट, जिसको पावर किया इसने, और लॉन्च व्हीकल कहां से लॉन्च हुआ, सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से, तारीख बता दिया, टाइम बता दिया। लॉन्च व्हीकल क्या कैरी कर रहा था, EOS 7 जैनस 1 आजादी सैट 2 सैटेलाइट कैरी कर रहा था, और इसका कोशिश था कि 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट पे कर दे। एक और इन्फॉर्मेशन दे दिया। लॉन्च कब हुआ, फर्स्ट लॉन्च पैड पे, या इस जगह से, ठीक है। केवल अभी मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पढ़ता तो इन डेप्थ एक्सप्लेन करता एक एक क्या क्या लिखा है, बट यहाँ पे आप अप्रोच समझो। अब ये जो SSLV D2 है उसको 15 मिनट लगे EOS 7 के लिए, जानस 1 के लिए और तीनों सैटेलाइट के लिए, ABC के लिए, इसको ऑर्बिट में भेजने के लिए। फिर कोर्ट्स में कोई बात लिखी है जिसको किसने कहा है, इसरो ने कहा है। फिर कहा कि ये जो EOS सैटेलाइट इसका वजन इतना है और उसको इसरो ने बनाया है, ये भी इंफॉर्मेशनल है पूरा। फिर क्या कह रहा है, 13 मिनट के बाद SSLV रॉकेट ने EOS 7 को भेज दिया, उसके बाद उसने जानस 1 को और आजादी सैट 2 को इजेक्ट कर दिया 450 किलोमीटर की ऊंचाई पे, ऐसा इसरो ने बताया। अब नया रॉकेट पोर्टफोलियो में आ गया है, इसरो विल हैव 3 रॉकेट्स, कौन कौन से होंगे, PSLV, GSLV Mark 2 और साथ ही साथ SSLV, 3 रॉकेट होंगे इसरो के पास इस लॉन्च के बाद। डेवलपमेंटल कॉस्ट ऑफ रॉकेट्स अबाउट, अच्छा है, डेवलपमेंटल कॉस्ट दे दी और प्रोडक्शन कॉस्ट दे दिया है जो बाद में कम हो सकती है। फिर नए एक्सपेरिमेंट जो है वो इंक्लूड करते हैं ये वाला और ये वाला। जानस जो है वो बिलोंग करता है USA को। आज़ादी सैट जो है वो क्या है, वो है कंबाइंड एफर्ट है किसका, 750 गर्ल्स का अक्रॉस इंडिया, गाइडेड बाय स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई। इसने और इन्फॉर्मेशन दे दी किसने, इसरो ने। SSLV जो है वो केटर करेगा लॉन्च 500 किलोग्राम की सैटेलाइट को, कहाँ, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। कब, लॉन्च ऑन डिमांड बेसिस पे, कि जब लॉन्च करना होगा तब लॉन्च कर देंगे। वो प्रोवाइड करता है लो कॉस्ट एक्सेस स्पेस के लिए, टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है, और साथ ही साथ डिमांड मिनिमल है लॉन्च के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये भी स्टेटमेंट है जो इसरो ने दिया है। अब देखो, क्या इस पूरे पैसेज में कहीं ओपिनियन दिया है कोई, पहले ये सवाल पूछो, क्या इस पूरे पैसेज में ओपिनियन दिया है? क्या ऑथर ये कह रहा है कि मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लॉन्च की वजह से कोई आगे कमी होनी चाहिए या अच्छाई होनी चाहिए? कोई भी ओपिनियन घुमा फिरा के आया है? अभी कोई भी ओपिनियन नहीं आया। ओपिनियन कहाँ कहाँ होता है, आर्टिकल में होता है तो आर्टिकल काट देंगे, एडिटोरियल में होता है एडिटोरियल को हम काट देंगे। 2 ऑप्शन काट दिया हमने। अब बचता है गवर्नमेंट रिलीज और न्यूज आइटम, 2 चीजें बचती है। गवर्नमेंट रिलीज मैंने क्या बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो खुद अपने बारे में बोलती है। तो यहाँ पे इसरो के बारे में बात हो रही है, तो हो सकता है कि इसरो अपने बारे में बात कर रहा हो, बिल्कुल हो सकता है। बट यहाँ पे ये पैसे चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि जो कोर्ट्स में बात हुई है, सेड इसरो हर जगह लिखा हुआ है, यानी इसरो कोई थर्ड पर्सन है, यानी किसी और ने आर्टिकल लिखा है, यानी इसरो ने खुद नहीं लिखा है। अगर इसरो ने खुद नहीं लिखा है तो ये गवर्नमेंट रिलीज नहीं हो सकता है। तो ये हमारा न्यूज आइटम निकल के आ जाता है, जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स मेंशन है, कोई ओपिनियन नहीं है, प्रॉपर न्यूज रिपोर्टिंग हुई है। इसीलिए ये इजी क्वेश्चन में कैटेगराइज हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन के हिसाब से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सामने पैसेज है, ये मैंने उठाया है कहीं से, वो मैं बताऊंगा। पहले आप पॉज कर लो, इसको पढ़ लो, समझ लो और अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ क्या बात हो रही है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 एनविसाजेस अ 2025 टारगेट और 20% ब्लेंडिंग। ये जो पॉलिसी है ये इमेजिन करती है 20% ब्लेंडिंग हो जाएगी किसी चीज में। फिर कंट्रीज सच एज ब्राजील कैन बी फ्लेक्सिबल ऑन द डिग्री ऑफ द मिक्स डिपेंडिंग ऑन क्रूड प्राइसेस। जो ब्राजील है, ब्राजील जैसे देश हैं वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कि कितना मिक्स करना है हमें, किस पे डिपेंड करेगा, वो कच्चे तेल के भाव पे डिपेंड करेगा। वैरिंग इट व्हेन एनर्जी प्राइसेस राइज लाइक दे डिड आफ्टर यूक्रेन वॉर, यानी कि जब वो प्राइस ऊपर नीचे होगा तो वो अपना ब्लेंडिंग परसेंटेज मैनेज कर लेते हैं, जबकि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो है वो कह रही है 20% ब्लेंडिंग। प्री कंडीशन बीइंग दैट द वेहिकुलर फीट हैज बीन इक्विप्ड टू एडजस्ट टू दिस वैरिंग फ्यूल मिक्स। प्री कंडीशन यानी बेसिकली कंडीशन क्या है कि आपकी जो व्हीकल चल रही है उसके हिसाब से वो मैनेज कर लेगा कितना उसको ब्लेंडिंग करनी है।
केवल इंफॉर्मेशनल, केवल फैक्ट बताया है बिल्कुल कि 2018 जो पॉलिसी है वो ऐसा कह रही है और ब्राजील ये कर सकती है। आगे पढ़ते हैं। इन ब्राजील नियरली ऑल कार्स आर रिक्वायर्ड टू बी एबल टू हैंडल फ्यूल ब्लेंड्स with a minimum of 22% ethanol, and the state-owned oil company Petrobras is mandated to buy ethanol and dispense the mix at retail pump। कह रहा है ब्राजील में लगभग सारी कार जो हैं वो फ्यूल ब्लेंड करके ही चलती हैं, जिसमें मिनिमम 22% एथेनॉल होता ही होता है, और जो स्टेट ओन्ड कंपनी यानी पीएसयू है उनकी पेट्रोब्रास नाम की, उसको मैंडेटरी है कि वो इथेनॉल खरीदे और वो अपने रिटेल पेट्रोल पंप पे बेचे। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट नो लाइट व्हीकल इन ब्राजील रन्स ऑन प्योर पेट्रोल, यानी कि जिसकी वजह से ब्राजील में लगभग ना के बराबर ऐसी गाड़ियां हैं जो पेट्रोल पे, प्योर पेट्रोल पे चलती है, सब में एथेनॉल मिला हुआ है। देयर इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट सब्सिडी टू नैरो द प्राइस गैप ऑफ हायर एथेनॉल ब्लेंड्स इन ऑर्डर टू मेक द प्रोपोजिशन वायबल। वहां पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है कि आप एथेनॉल यूज करिए अपने गाड़ी के लिए। दिस इज अ फैक्टर दैट वुड हैव टू बी कंसिडर्ड एज इंडिया स्टेप्स अप इट्स फ्यूल ब्लेंडिंग प्लान। ये एक ऐसा फैक्टर है, कौन सा, सब्सिडी वाला, जो इंडिया को कंसिडर करना चाहिए अगर उसको अपना फ्यूल ब्लेंड करना है इंडिया में। ये लाइन ओपिनियन हो जाती है, हो रही है ना। यहाँ पे देखो ये नहीं कह रहा कि सीधा फैक्ट, यहाँ कह रहा है कि इसको कंसिडर करना चाहिए। देखो वो लोग ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ लोअर फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स, चैलेंज आते होंगे फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल से कोई से कि एवरेज कम देता होगा वो, लोअर फ्यूल एफिशिएंसी मतलब कम एवरेज देता है। इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड which offer the advantages of both a flex fuel engine and an electric powertrain as in the case with high cross prototype। कह रहा है कि एवरेज की दिक्कत को हटा देने के लिए, ओवरकम करने के लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन जो है इलेक्ट्रिक के साथ आएंगे, जैसे कि हाई क्रॉस नाम की गाड़ी में लॉन्च हुआ है। ये भी कंप्लीटली इंफॉर्मेशनल फैक्ट बता दिया है। क्या यहां ओपिनियन आया है? क्या ऐसा कोई ओपिनियन आया है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आपको साथ में पॉजिटिव या नेगेटिव के साइड ले जा रहे हैं? नहीं, बस एक जनरल सजेशन था, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। 95% ऑफ द पैसेज इज ओनली अबाउट इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, तो प्रॉपर ओपिनियन में क्वालिफाई नहीं करता वो, तो एडिटोरियल को हम काट देंगे, मैगजीन आर्टिकल को हम काट देंगे। अब बचता क्या है? न्यूज आर्टिकल और प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज कब होगा? ये जब जिसने जो लॉन्च किया वो अपने बारे में बात करे, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ बात हो ही नहीं रहा है। ये केवल अलग अलग सिनारियो बता रहा है, कह रहा है कि नेशनल पॉलिसी ये कहती है, ब्राजील में ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा करना चाहिए, और ये जो व्हीकल लॉन्च हुई है इसमें ये फीचर दिया गया है। तो कोई पब्लिक रिलीज तो है नहीं, तो यानी ये न्यूज आर्टिकल हो जाता है। अब न्यूज आर्टिकल भी हो सकता है, न्यूज आइटम भी हो सकता है। मान लो न्यूज आर्टिकल की जगह एग्जाम में न्यूज रिपोर्ट दिया होता, तब भी हो जाता है आंसर आपका सही। कैसे? ऑप्शन एलिमिनेशन से। ठीक है, तो इसलिए इस चीज में फिक्सेटेड मत रहना, ऑप्शन एलिमिनेट करना, पहले उसको हटा देना जो नहीं हो सकता है। या फिर अगर क्लियरली समझ में आ रहा है कि न्यूज आर्टिकल ही है तो उसी को मार्क करके आगे बढ़ जाना। क्लियर है? डन, गुड। नेक्स्ट, फिर से वही चीज, पॉज कर लो, पढ़ लो, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। चलो। While Justin Trudeau remained stranded along with his country's delegation at the Group of 20 or G20 summit in New Delhi, his plane glitch drama only added to the Canadian Prime Minister's woes in his travels to India। कि while मतलब जिस समय जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो स्ट्रैंडेड हो गए, यानी कि वो यहाँ पे अटक गए। कैसे अटक गए? क्योंकि उनका प्लेन खराब हो गया। तो ये जो है इनके इस ट्रिप में ड्रामा केवल ऐड किया, इसमें और दिक्कतें हुई, यानी इंफॉर्मेशनल बस बता दिया। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट, अब जैसे ही अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट आया तो मतलब फैक्ट बताने वाले हैं। अब बैकअप प्लेन एंड स्पेयर पार्ट्स आर ऑन रूट टू इंडिया फॉर ट्रूडो हु इज स्ट्रैंडेड आफ्टर द प्लेन ही अराइव्ड ऑन ब्रोक डाउन। लेटेस्ट रिपोर्ट कह रहे हैं कि जो नया सामान आ रहा है, बैकअप प्लेन आ रही है और स्पेयर पार्ट आ रहे हैं एग्जिस्टिंग प्लेन के लिए, वो रास्ते में है इंडिया के ट्रूडो के लिए, जो कि अटक गए यहाँ पे। Canada said the earliest possible departure from their national capital is Tuesday late afternoon and that the country's armed forces are continuing with their best efforts to bring them back home। अब Canada said, अब Canada अगर कुछ कह रहा है तो भी कोई स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई रिपोर्ट ही होगी, तो वो बताया गया कि जल्दी से जल्दी ये ट्यूसडे की लेट आफ्टरनून को ही निकल सकते हैं, और कनाडा की आर्म्ड फोर्सेज जो हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि उनको वापस घर बुलाया जाए।
इन एन ईमेल्ड स्टेटमेंट टू न्यूज एजेंसी पीटीआई, अब फिर एक ईमेल स्टेटमेंट आया, अब इसके बारे में बताएंगे तो भी फैक्ट ही आएगा। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस said that the Canadian Armed Forces continued their best efforts to get the delegation home। पीएमओ ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया किसको, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, कि कनाडा की जो आर्म फोर्सेज हैं वो अपना बेस्ट एफर्ट लगा रही हैं कि डेलीगेशन को घर बुला सकें। ऑन दिस ट्रिप इवन बिफोर द प्लेन ब्रेकडाउन, Trudeau had been publicly criticized by Prime Minister Modi for allegedly allowing the anti-India activities of extremist elements in Canada, a reference to Khalistan। कि इस ट्रिप पर भी, इस प्लेन के ब्रेकडाउन होने के पहले भी ट्रूडो को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया गया, निंदा करी गई उनकी, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, किस चीज के लिए, एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए जो हो रही हैं कनाडा में, और वो रेफरेंस किस चीज का है, खालिस्तान का। एकदम स्ट्रेट फैक्ट बताया यहाँ पे, ठीक है। अब ओपिनियन है, फिर सवाल पूछो, ओपिनियन नहीं है तो एडिटोरियल हटा दो, मैगजीन आर्टिकल हटा दो। क्या ये प्रेस रिलीज है या क्या ये न्यूज रिपोर्ट है? अब खुद सोचो, अगर प्रेस रिलीज होती तो यहाँ कनाडा के हिसाब से बताते क्या लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से बताते क्या पीएमओ की अलग रिपोर्ट बताते, क्या तीनों की अलग अलग रिपोर्ट बताते? नहीं। अगर प्रेस रिलीज होती तो हम अपने बारे में ही बताते और कुछ पॉजिटिव ही बात कर रहे होते या एकदम न्यूट्रल होते। यहाँ तो पूरा ही टोन ही नेगेटिव है और मजाक उड़ाया जा रहा है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का। तो ये पब्लिक रिलीज तो नहीं है, तो हमारा न्यूज रिपोर्ट आंसर बन के निकल आता है, ठीक है। अब एग्जाम में चाहे न्यूज रिपोर्ट आए, चाहे आर्टिकल आए, चाहे न्यूज आइटम आए, आपको पता है आंसर क्या मार्क करना है, न्यूज रिपोर्ट, न्यूज आर्टिकल, न्यूज आइटम जो भी आए मार्क करना है। दोनों नहीं आएगा ऐसा मेरा मानना है, कि अगर दोनों आ जाएगा तो फिर एसएससी का जो एग्जाम, एसएससी जो क्वेश्चन बना रहा है, जो एग्जामिनर है जो वहाँ फ्रेम कर रहा है क्वेश्चंस को, उनको मेरा नमस्ते। वो सबको ही फिर तो मार्क्स मिलने वाला है, ऐसे इस तरह से चैलेंज किए जाएंगे क्वेश्चंस को। अब देखो नेक्स्ट आ गया, फिर से पॉज करो, पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। चलो, interestingly the one nation one election proposal, especially the terms of reference proposed by HLC high level committee, does not directly address these vital constitutional concerns। इंटरेस्टिंगली मतलब बड़ी पेचीदा चीज हो रही है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रपोजल प्रस्ताव है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रपोज्ड बाय एसएलसी, डज नॉट डायरेक्टली एड्रेस दी वाइटल, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है जरूरी वाले इस चीज को एड्रेस करने में, जो कि एचएलसी कंसिडर नहीं कर रहा है। दिस प्रपोजल सीम्स टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड लीगल रूल्स। ये जो प्रस्ताव है ये एक अलग अलग डिस्टिंक्शन रखना चाह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे भी और लीगल रूल पे भी। Principles, it seems, are taken as given and resolved issues, while the HLC is expected to work out a rule-oriented resolve for the smooth functioning of electoral system। कह रहा है प्रिंसिपल जो है वो लिए जा रहे हैं रिजॉल्व इश्यूज के बेसिस पे, और साथ ही साथ कह रहा है कि एचएलसी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो रूल ओरिएंटेड रेजोल्यूशन लेके आया जाएगा वो स्मूथ फंक्शनिंग कराएगा हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का, ठीक है। The HLC indeed asks its members to suggest the possibilities of amendments in crucial laws such as Representation of People Act 1950 and 1951 for holding simultaneous election। HLC से पूछा गया है कि आप इन दोनों एक्ट के अंतर्गत हमें बताइए कि हम होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब however we do not find any serious moral constitutional claim in favor of this important legislative scheme। हालांकि हमें ऐसा कोई सीरियस ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम नहीं मिल रहा है फेवर में कि हम इसके फेवर में जाएं कि अगेंस्ट जाए, तो वैसे कोई मॉरल कॉन्स्टिट्यूशनल के कोई नैतिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरह से आपको नहीं हिलाया जा सकता है यहाँ पे। इवन द इंस्टीट्यूशनल इनिशियल स्टेटमेंट मेड इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एम्फसाइजेज मियरली द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ मल्टीपल इलेक्शंस। जो इनिशियल स्टेटमेंट हुआ उसमें भी, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें भी केवल प्रैक्टिकलिटी के बारे में ही बताया, मल्टीपल इलेक्शन के, ना कि वन नेशन वन इलेक्शन के। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, जो मैंने देखा यहाँ पे इवन लिखा है और यहाँ मियरली लिखा है, ठीक है। अगर आप इवन और मियरली को हटा दो तो कैसे सेंटेंस हो जाएगा, द इनिशियल स्टेटमेंट मेड इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एम्फसाइजेस द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ मल्टीपल इलेक्शन। तो ये सटीक एकदम बात बता दी कि देखो ऐसा है नोटिफिकेशन में जो एम्फसाइज करता है प्रैक्टिकलिटी को, पर इस स्टेटमेंट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, वो है इवन और मियरली, जिससे इस सेंटेंस का टोन चेंज हो जाता है। जैसे इवन की इनिशियल स्टेटमेंट में भी केवल प्रैक्टिकलिटी पे ही एम्फसाइज किया गया है, पूरा टोन ही चेंज हो गया सेंटेंस का, यानी कि अब एक ओपिनियन सा एक्सप्रेस होता है आपको, अगर आप ध्यान से समझना चाहो इस स्टेटमेंट को तो।
सिमिलरली द ओपोनेंट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन ऑल्सो मिस द पॉइंट। अब देखो कह रहा है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन को अपोज कर रहे हैं वो भी पॉइंट मिस कर गए। अब क्या कोई फैक्ट है? ये कोई फैक्ट नहीं है, ये ऑथर या फिर एडिटोरियल बोर्ड के हिसाब से एक पर्सपेक्टिव है। दे डिसाइडेड टू फोकस एंटायरली ऑन द इंटेंशन ऑफ बीजेपी। उन्होंने पूरा का पूरा फोकस अपना बीजेपी के मंशा पे टारगेट कर दिया। द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट and the imagination of democracy as a political norm could not become a point of reference for their criticism। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और इमेजिन करना डेमोक्रेसी को एक पॉलिटिकल नॉर्म की तरह, इसको ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं बना पाए अपने क्रिटिसिज्म के लिए। दैट मे बी द रीजन वाई दे डू नॉट गेट इनटू द डिबेट ऑन इलेक्टोरल करप्शन। ये एक रीजन हो सकता है कि ये इलेक्टोरल करप्शन यानी कि वोटिंग के समय जो करप्शन हो रहा है उस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये एक रीजन हो सकता है। अगर ये हो सकता है वाली बात है तो फिर से एक ओपिनियन हो गया, ठीक है। यहां पे आपको ओपिनियन मिला इस सेंटेंस में। और इन जनरल भी अगर आप देखोगे, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात हो रही है, एक पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। जैसी पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात होती है तो हो सकता है कि ये एडिटोरियल हो। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल स्टांस निकल के आ सकता है या फिर आपको कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन दिखाई दे सकते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जब बात हो रही है तो यहाँ पे पूरा इस पैराग्राफ में भी ओपिनियन ही बताया है, ठीक है। इस पैराग्राफ में भी आपको ओपिनियन ही बताया है कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह से काम होगा, एचएलसी से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ भी आपको देखोगे कि यहाँ पे तो पूरा पैराग्राफ ही एक ओपिनियन बन के चला आता है। आप ध्यान से पढ़ के समझो। अब अगर ओपिनियन है तो हमारे पास न्यूज रिपोर्ट का ऑप्शन है। क्या यहाँ फैक्ट्स मेंशन करे जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या पब्लिक रिलीज हो सकती है? क्या सरकार खुद कह रही है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में? ऐसा भी नहीं है। अब ये एडिटोरियल हो सकता है, मैगजीन आर्टिकल हो सकता है। अब इसमें से कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि ओपिनियन तो दोनों में ही बात रखी जाती है। मैगजीन आर्टिकल का टोन और एडिटोरियल का टोन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एडिटोरियल बहुत फॉर्मल होता है और मैगजीन आर्टिकल एकदम ही इनफॉर्मल होता है। एडिटोरियल ऐसा समझ लो कि एक पार्लियामेंट्री भाषा होती है, जो वहां पे बातचीत वाली एकदम प्रैक्टिकल में मत चले जाना कि लोकसभा में जिस तरह से आजकल दिखाई देता है। बट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का मतलब है कि जो आप गवर्नमेंट में आपको जिस तरह से भाषा का प्रयोग होना चाहिए या कहीं भी आपको कोई फॉर्मल स्टेटमेंट देना है तो वैसा यूज होता है। एक स्ट्रक्चर्ड तरह से बात हो रही होती है और जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है वो बहुत फॉर्मल होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एक इन जनरल पर्सपेक्टिव के बारे में बात होती है। ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे हिसाब से, वो बस बता रहा है कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हुआ है, इस तरह से जनरल पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। तो आपको आई वाला वर्ड तो कहीं मिलेगा ही नहीं कि आई फील दैट, आई फाउंड दिस, दैट आई, इन माई ओपिनियन, इस तरह से वर्ड नहीं यूसेज होता आपका कभी भी एडिटोरियल में। मैगजीन आर्टिकल में हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैगजीन आर्टिकल जो होता है वो जनरल रीडिंग के लिए होती है। वो एक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल होता है रीडिंग का। उसमें ऐसे आपको लगेगा जैसे आपसे बात करी जा रही है। जैसे नॉवेल पढ़ते हो आप, नॉवेल में क्या होता है, ऑथर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो कुछ वैसे ही आपको मैगजीन आर्टिकल में मिलेगा, बट एडिटोरियल में ऐसा नहीं मिलेगा। अब आप खुद बताओ, आपने ये आर्टिकल पढ़ा, आपको इतना समझ में आया? क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही है? नहीं, ये बहुत ही फॉर्मल है, एकदम कड़क तरह से सारी बात बोली जा रही है, सारा एकदम क्रिस्प स्टेटमेंट फॉर्मिंग हुई है, इसलिए ये एडिटोरियल में क्वालिफाई हो जाता है और मैगजीन आर्टिकल में क्वालिफाई नहीं होगा। जब आप मैगजीन आर्टिकल वाला भी क्वेश्चन देखोगे तब आपको और क्लैरिटी आएगी। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन है, आप पढ़ के देख लो और समझो। चलो, द विजुअल आर्टिस्ट मोहम्मद इम्तियाज इज सस्पिशियस ऑफ ब्यूटी। उसको सस्पिशन है सुंदरता पे। Currently an exhibition of his wares bunched together under an intriguing and provocative title, बाद में आना, is underway in Mumbai। उसका एक एग्जीबिशन लगा हुआ है जिसका नाम है बाद में आना, जो कि इंट्रीगिंग है, इंटरेस्टिंग और प्रोवोकेटिव यानी भड़काऊ है। वो कहाँ पे चल रही है? मुंबई में चल रही है। A lot of his canvases, paintings of Muslim life in India, the social, the intimate, are hemmed in by striking arabesque borders in teal, red, green and gold, including embroidery on the borders of fabrics on display। कह रहा है कि उसकी जो मैक्सिमम कैनवसेस है यानी पेंटिंग्स है, कैनवस जब भी होता है तो पेंटिंग के बारे में बात कर रहा है, उसमें स्ट्राइकिंग अरेबिस्क बॉर्डर है जो टील, रेड, ग्रीन और गोल्ड रंग का है, और उसमें एम्ब्रॉयडरी भी है, और जो फैब्रिक यूज हुआ है उसके बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी भी है। द एसोसिएशन वॉज इमीजिएट।
The borders seem to hark back to Mughal miniatures with their rich, thick borders of foliage. If I was an art critic, that connection, that dervishing swirl across centuries would be central to the way I grasp at Imtiaz's artistry. Imtiaz, however, is not convinced. In what I see as a continuing cascading culture of beautification, he sees a facade. What are you beautifying? What are you shielding with your beautification? अब देखो, क्या इस तरह की भाषा एडिटोरियल में कभी आपको मिली है? आपने एडिटोरियल पढ़े हैं, मेरे साथ ही आपने मेरे चैनल पे ही पढ़े हैं बहुत सारे एडिटोरियल। क्या इस तरह की भाषा मिली है आपको? भले ही यहाँ पे ऑथर देखो बता रहा है कि उसकी आर्ट को देख के उसने क्या महसूस किया। उसको लगता है कि जो एसोसिएशन है किस चीज से, अरबेस्क्यू बॉर्डर्स यानी अरब से रिलेटेड, वो इमीडिएट था वो एसोसिएशन। यानी कि मुगल जो मिनिएचर आर्ट पहले बनाते थे, एक हार्क बैक था, एक रिमाइंडर था पुराने समय से, विद देयर रिच थिक बॉर्डर्स ऑफ फोलिएज। इस आर्ट में एक कनेक्शन फील हुआ, एक डरविश स्वर्ल फील हुआ। डरविश मतलब जो सूफी डांस होता है जिसमें गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, उसको डरविश करना कहते हैं। तो स्वर्ल कर रहे हैं तो डरविश स्वर्ल हो गया। अक्रॉस सेंचुरीज would be central to the way I grasp at इम्तियाज़ आर्टिस्ट्री। तो इम्तियाज़ की आर्ट को मैं किस तरह से समझ पाती हूँ या पाता हूँ, हो भी सकता है राइटर आदमी हो, तो इम्तियाज़ की जो आर्ट को किस तरह से समझ पाता हूँ उसके बारे में बात हो रही है। इम्तियाज़ कन्विंस नहीं है लेकिन अपनी आर्ट से, क्योंकि वो कुछ अपना बताना चाहता है। कहता है ब्यूटिफिकेशन के बारे में आप कह रहे हो कि आपके लिए सुंदरता है, मेरे लिए सुंदरता नहीं है, वो छलावा है, वो फसाड है। तुम किस चीज को सुंदर बना रहे हो, तुम किस चीज को सुंदरता से बचाना चाह रहे हो, ये सब बातें आ रही है। ऑन हिज वे टू जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी वेयर ही गॉट हिज MFA मास्टर इन फाइन आर्ट्स इन पेंटिंग, इम्तियाज वुड ऑलवेज सी पीपल स्लीपिंग अंडर द निजामुद्दीन फ्लाईओवर। जब वो जामिया मिलिया इस्लामिया जहाँ वो पढ़ता था, जाता था अपना MFA करने पेंटिंग में, तो इम्तियाज अक्सर देखता था कि वहाँ निजामुद्दीन फ्लाईओवर के नीचे लोग सो रहे होते थे। कई महीने बाद, एक छुट्टी के बाद जब वो लौट के आया, व्हेन ही वाज ट्रेडिंग दैट सेम पाथ, जब उसी पाथ पे चल रहा था, इंस्टेड ऑफ द यूजुअल स्प्रिंकलिंग ऑफ यॉर्निंग पीपल देयर वर फ्लावर्स एंड ट्रीज, द वॉल्स वर पेंटेड एंड अ बोर्ड प्रोमिनेंटली सेड ब्यूटिफिकेशन। यानी कि जब वो कुछ महीने बाद लौट के आया छुट्टियों से, उसने देखा कि जहाँ पे यूजुअली लोगों को वो अंगड़ाई लेते हुए देखता था, जमवाई लेते देखता था, वहां पे फूल पौधे लग गए हैं और दीवारों में पेंट कर दिया गया और एक बोर्ड लग गया जहां लिखा है ब्यूटिफिकेशन। So this displacement, this suspicion of a beauty that evicts life leaked into his work, along with patterns he had osmotically grasped from henna drying on hands and from the artistry of his own family who work in textile। कह रहा है कि ये जो ब्यूटिफिकेशन है जिसकी वजह से लोगों को ही हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, ये उसको समझ में नहीं आता है इसी, और वही दर्शाया उसने अपने आर्ट में। और साथ ही साथ उसकी आर्ट में और क्या दिखाई दिया, टेक्सटाइल वर्क भी थोड़ा दिखाई दिया, जो कि यहाँ पे फैब्रिक ऑन डिस्प्ले के बारे में बताया है, जो कि उसकी परिवार जहाँ काम करती थी। क्या यहाँ फैक्ट मेंशन हुआ है? हाँ हुआ है फैक्ट मेंशन कि भाई देखो ये एग्जीबिशन लगी हुई है और उसमें ये चीज आपको आर्ट में मिल जाएगी। तो पहले पैराग्राफ में केवल आर्ट का फैक्ट मेंशन कर दिया, एग्जीबिशन का फैक्ट मेंशन कर दिया, वहां पे फैक्ट मेंशन खत्म। उसके बाद ओपिनियन है क्या? ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली है। क्यों? क्योंकि ये जो राइटर है उसने अपना बताया है कि उसको क्या महसूस हुआ आर्ट देख के। अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट करते आप बता देते कि वहाँ पे आर्ट लगी है, अच्छी आर्ट है, खराब आर्ट है, वो आप नहीं बता सकते हो क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग होती है और आप आगे बढ़ जाते हो। बट यहाँ पे क्या है, राइटर एक कदम आगे गया, दो कदम आगे गया, उसने बताया कि उस आर्ट में क्या क्या महसूस हुआ उसको, उसने क्या देखा, उसने जो आर्ट बनाई है उसमें किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है उसको बताने की कोशिश करी। तो ओपिनियन है, बिल्कुल ओपिनियन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। अगर ओपिनियन है तो न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है और पब्लिक रिलीज नहीं है। क्लियर? अब एडिटोरियल है कि मैगजीन आर्टिकल? एडिटोरियल जो है वो फॉर्मल होता है और इन जनरल होता है, मैगजीन आर्टिकल इनफॉर्मल होता है और किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बस डिस्कस कर रहा होता है, किसी आइडिया के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, किसी नॉर्मल चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। एक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल होती है, एक नॉवल सी फीलिंग आती है कि नॉवल पढ़ रहे हो। मुझे बस इतना बता दो, इसको पढ़ते समय आपको क्या लगा, कि आपको एकदम फॉर्मल लगा कि ये तो एकदम प्रॉपर सरकारी भाषा चल रही है यहाँ पे, या फिर आपको ये लगा कि आप कोई नॉवल का पैसेज पढ़ रहे हो?
तो अगर आपको ये लगा कि एक्चुअली आप किसी नॉवेल का पैसेज पढ़ रहे हो तो बिल्कुल सही लगा है, ऐसा ही लगना चाहिए, यानी कि आप वेल रेड हो और आप सही पकड़ ले गए हो। तो एडिटोरियल यहाँ पे नहीं हो सकता है, ये मैगजीन आर्टिकल हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे ऑथर ने आई का वर्ड, आई का इस्तेमाल कई जगह किया है। देखो, आई वॉज, आई ग्रास्प, ठीक है, इन वॉट आई सी। तो यानी ऑथर अपना ओपिनियन दे रहा है या दे रही है। अगर ऑथर अपना ओपिनियन दे रहा है तो ये एडिटोरियल बोर्ड का ओपिनियन नहीं हो सकता, क्योंकि एडिटोरियल बोर्ड जो होता है वो एक अकेला इंसान तो है नहीं, वो पूरा अखबार का पर्सपेक्टिव है। पूरा अखबार का होगा तो आई पर्सपेक्टिव तो होगा नहीं, तो वो भी यहाँ पे फेल हो जाता है, जिस वजह से एडिटोरियल नहीं होगा, इसलिए मैगजीन आर्टिकल हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैसेज पढ़ो। पढ़ लिया? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स, श्री पीयूष गोयल, while interacting with the Minister of Investment, Saudi Arabia, Khalid Al Fali, said that in Amrit Kal, year 2047, India aspires to grow at an unprecedented scale. श्री पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, जो कि लंबा सा चीज लिखा हुआ उसके बारे में, उन्होंने इंटरैक्ट किया सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट से, जो उनका नाम लिखा हुआ है कि 2047 तक इंडिया जो है अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे बढ़ेगा कि आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते। He said that both the countries are the two fastest growing economies in the world today, adding on that in the World Bank ranking in terms of ease of doing business, Saudi Arabia was placed at number 62 and India at number 63. श्री पीयूष गोयल ने कहा उन्होंने कहा कि जो दो कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया, ये दोनों फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस समय वर्ल्ड की, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी 62 और 63 है। स्ट्रेट अवे फैक्ट। हाउएवर द रैंकिंग हैव बीन डिसकंटिन्यूड सिंस 2020, इसके बाद से रैंकिंग नहीं बनाई गई है। गोयल ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज कुड बी डबल्ड, which stands at about 52 billion presently and can be taken up to 200 billion. तो श्री गोयल ने और बताया कुछ कि ये दोनों अपना बिजनेस डबल कर सकते हैं। इन दिस रिगार्ड, इस पर्सपेक्टिव में यूनियन मिनिस्टर ने इनवाइट किया सऊदी इन्वेस्टर को कि वो गुजरात आए। कब? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी एंड देयर आफ्टर ब्रिंग इन्वेस्टमेंट, कि जब ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस गिफ्ट सिटी जो है वहाँ पे आप आएंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लेके आइए। He said that Saudi Arabia's investments into India's processing industry can be a great driver of agriculture and food security. सऊदी का जो इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, वो बहुत ही बड़ा ड्राइवर होगा, यानी इसको ड्राइव करेगा किसको? एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी को। ये भी किसने कहा? श्री पीयूष गोयल जी ने कहा। श्री गोयल एडेड दैट सिमिलरली द फार्मर सेक्टर हैज इमेंस पोटेंशियल, फार्मर सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। He said that a great understanding between the regulatory authorities of Saudi Arabia and India may help pharma industry. अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दोनों का रेगुलेटरी अथॉरिटी में तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। फिर उन्होंने कहा कि दोज लिविंग इन सऊदी शुड हैव इजियर एक्सेस टू इंडियन मेडिसिन, सऊदी के लोगों को भारतीय दवा से ज़्यादा एक्सेस होना चाहिए, विच विल ऑल्सो एनकरेज इंडियन फार्मा कंपनीज टू इन्वेस्ट इन सऊदी अरेबिया। अगर सऊदी अरेबिया में लोग इंडियन दवा खाना शुरू कर देंगे तो इंडिया की फार्मा कंपनीज भी सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट करने लग जाएंगी। अब बताओ, हर सेंटेंस में फैक्ट मेंशन था। इन एवरी सेंटेंस ऑफ दिस पैसेज इट वाज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। इस बात से अग्री करते हो कि नहीं करते हो? आप चाहो तो फिर से पढ़ के देख लो। फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं, एकदम लोडेड है विद फैक्ट्स। ओपिनियन है? बिल्कुल भी ओपिनियन नहीं है। क्या ओपिनियन यहाँ किसका आया है? यहाँ पे क्या किसी ऑथर को ओपिनियन आया है? नहीं, यहाँ तो बताया श्री गोयल ने क्या कहा, यहाँ क्या कहा, इन्होंने यहाँ क्या कहा, यहाँ क्या कहा, सब कहने की ही बात हुई है। तो एडिटोरियल नहीं हो सकता, यानी मैगजीन आर्टिकल नहीं हो सकता। अब क्या ये गवर्नमेंट रिलीज हो सकती है? क्या ये न्यूज़ रिपोर्ट हो सकता है? एग्जाम में अगर पूछोगे कि गवर्नमेंट रिलीज है ये या न्यूज़ रिपोर्ट है या न्यूज़ आर्टिकल है, आप एग्जाम में डिफाइन नहीं कर पाओगे इसको अलग अलग, इसलिए मैंने ऑप्शन डाला ही नहीं। यहाँ पे मैंने सर्वे रिपोर्ट ऑप्शन डाल दिया। अगर इस पूरे पैसेज को उठा के मैं एग्जाम में रख दूं, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि न्यूज़ आइटम है या गवर्नमेंट रिलीज है, इसीलिए मैंने वो ऑप्शन नहीं रखा। क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा आ जाएगा तो 100% है कि आप चैलेंज करके उसमें हर कोई नंबर लेके आएगा। अगर ऐसे ऑप्शन आ गया जब दो ही बच रहा है कि न्यूज़ आर्टिकल है कि गवर्नमेंट रिलीज है, तो वो हटा दिया हमने। अब सर्वे रिपोर्ट तो है नहीं, रिपोर्ट होती है तो कोई इन जनरल बस फैक्ट्स मेंशन कर देता है कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये लिखा हुआ है, ये सर्वे किया गया था। तो बहुत ही रैंडम चीज़ है, इसको मैं एड्रेस नहीं करना चाहता हूँ, सच बताऊँ तो। फिर आई बात गवर्नमेंट रिलीज, क्या है गवर्नमेंट रिलीज है? हाँ बिल्कुल है,
यूनियन मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री की रिलीज हो सकती है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल। ये अपना रिलीज कर रही है कि इनके जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग के दौरान क्या क्या बात हुई, ये इन्होंने प्रेस रिलीज किया। अब ये प्रेस रिलीज को उठाएंगे कौन? अखबार, और अखबार अपने यहाँ पब्लिश कर देंगे, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू प्रेस रिलीज, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। सोर्सेज तो खैर नहीं कहेंगे, सीधा सीधा यहाँ पीआईबी का आर्टिकल है, ये प्रेस रिलीज है, और वहां से कोट करके अपने न्यूज रिपोर्ट बना देंगे। तो ये ओरिजिनल सोर्स हो गया और इसके थ्रू आपका न्यूज रिपोर्ट या न्यूज आर्टिकल बन जाएगा। इसी में अगर हम ओपिनियन डाल देंगे एडिटोरियल के थ्रू तो वो एडिटोरियल हो जाएगा। इसी को हम और अलग तरह से लिख देंगे तो शायद कुछ और भी बन जाए, बट फिलहाल के लिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे गवर्नमेंट रिलीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? होना चाहिए क्लियर। तो देखो, इस वीडियो में मेरी तरफ से तो केवल इतना ही है, और मेरे हिसाब से इससे ज्यादा डीप में इस टॉपिक में जाना आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो एक ही क्वेश्चन आया था ना एक शिफ्ट में, 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन ही आएगा, वैसे भी किसी भी शिफ्ट में अगर आएगा भी तो हर पैसेज में सेम क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑप्शन मेरे हिसाब से एग्जामिनर आपको कैसा देगा, जिससे कि आप एलिमिनेट करके या फिर जस्टिफाइड तरीके से सेंसिबली आप एक आंसर मार्क कर सको। अगर आप नहीं कर पाओगे सेंसिबली तरीके से तो मेरा मानना है कि ऑप्शन अगर कॉमन हो जा रहे हैं ऑप्शन, मतलब ए बी सी डी 4 दिया है, दो जैसे न्यूज आर्टिकल, न्यूज और रिपोर्ट आ गई, तब फिर तो अलग ही चीज है। अब एसएससी की ऐसी उम्मीदें हो जाए कि यहाँ पे हर एस्पिरेंट स्वामी विवेकानंद ही है, जिसकी इतनी ज्यादा बुद्धि है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि एसएससी से आपको यूपीएससी निकाल के बैठा देंगे, तब तो भाई वो एसएससी ही जाने। बट अगर टॉपिक की डेप्थ जितना आपको जाना चाहिए उतना मैंने यहाँ कवर कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो एक बार मेरा सजेशन है कि आप वीडियो फिर से देख लेना, इत्मीनान से देखना, और फिर से पढ़ पढ़ के देखना। मैं पीडीएफ डाल दूंगा इसके टेलीग्राम पे, लिंक लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इत्मीनान से पढ़ना इसको और समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज, मैंने बिब्लियोग्राफी बता ही दिया है, प्लस आप पीडीएफ से टेक्स्ट कॉपी करके गूगल करके पढ़ भी सकते हो। थोड़ा थोड़ा मैंने सारे आर्टिकल एडिट तो करे ही हैं, क्योंकि पैसेज को एडिट करके ही डाला जाता है किसी क्वेश्चन को फ्रेम करने में। तो आप वो आर्टिकल पूरा भी पढ़ सकते हो एक आइडिया लेने के लिए कि क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो ओरिजिनल में छपा था, तो आपको और आइडिया और पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो बस आज के वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा क्लैरिटी आया होगा, थोड़ी और मदद मिली होगी, और मेरी जो कोशिश है अगर उससे हल्की सी भी आपको इम्प्रूवमेंट फील हुआ, 1%, 2%, 5%, तो मुझे लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बता देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।